हम लोग फ्री एनर्जी चेंज और केमिकल इक्विलिब्रियम देख चुके थे। आज देखते हैं फ्री एनर्जी चेंज एंड इलेक्ट्रिकल वर्क। फ्री एनर्जी चेंज एंड इलेक्ट्रिकल वर्क। फ्री एनर्जी चेंज इलेक्ट्रिकल वर्क। किसी सेल द्वारा जो वर्क किया जाता है, यानी इलेक्ट्रिसिटी को यूज करके जो वर्क किया जाता है उसे इलेक्ट्रिकल वर्क कहते हैं। और सेल का फ्री एनर्जी चेंज और उसके द्वारा किए गए इलेक्ट्रिकल वर्क में रिलेशन हम लोग देखेंगे, दोनों किस प्रकार से रिलेटेड है। देखिए, किसी सेल इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो सेल द्वारा उत्पन्न होती है वो किसके बराबर होता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय द सेल। इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय द सेल, ये किसके बराबर होता है? NFE के। जहां पे N क्या है? जो इलेक्ट्रोड पर अभिक्रियाएं चलती है, उन अभिक्रियाओं में कितने इलेक्ट्रॉन, कितने मोल इलेक्ट्रॉन भाग ले रहे हैं, इन्वॉल्व हैं, उनकी संख्या। ठीक है। N इलेक्ट्रोड अभिक्रिया यानी सेल में होने वाली अभिक्रिया में भाग लेने वाले इलेक्ट्रॉन के मोलों की संख्या। इलेक्ट्रोड रिएक्शन में भाग लेने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। F फैराडे नियतांक है। इसकी वैल्यू जो है 96,500 कूलाम लगभग होता है। कूलाम। और E जो है सेल का विद्युत वाहक बल है। ठीक है। आगे किसी सेल द्वारा जो कार्य किया जाता है वो किसके बराबर होता है? सेल द्वारा किया गया कार्य। सेल द्वारा किया गया कार्य W, ये -NFE के बराबर होता है। W सेल द्वारा कार्य किया गया है तो कार्य कैसा होगा? नेगेटिव। -NFE के बराबर होता है। और डेल्टा G फ्री एनर्जी चेंज, ये W यूजफुल एक्सपेंशन वर्क को छोड़ करके ये किसके बराबर होता है? W यूजफुल। अगर हम दोनों को कंपेयर कर दें तो डेल्टा G -NH, तो ये भी वर्क है, ये भी वर्क, दोनों समान है, ये दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे। इस प्रकार ऊपर में क्या है? इस प्रकार डेल्टा G
माइनस NFP। ये फ्री एनर्जी चेंज और इलेक्ट्रिकल वर्क में संबंध है। ये फ्री एनर्जी चेंज है और ये इलेक्ट्रिकल वर्क है, ठीक है ना। यह क्या है? फ्री एनर्जी चेंज और ये इतना क्या है? ये है इलेक्ट्रिकल वर्क। तो फ्री एनर्जी चेंज और इलेक्ट्रिकल वर्क में ये संबंध। हो गया। अब आते हैं जो डिक्रीज है फ्री एनर्जी में। स्टैंडर्ड स्टेट में जो किसी सेल की फ्री एनर्जी में गिरावट होती है वह उस परिस्थिति में किए गए कार्य के बराबर होता है। यदि आप, ये तो सामान्य स्टेट है, यदि आप स्टैंडर्ड स्टेट की बात करेंगे, टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस हो, प्रेशर एक वायुमंडलीय दाब के बराबर हो, तो जो सेल का विभव है ये मानक विभव हो जाता है। E0 से डिनोट करते हैं और ये फ्री एनर्जी डेल्टा G0 से। यही तब डेल्टा G0 इक्वल टू माइनस NF E0 के हो जाएगा। बस कंडीशन कैसी हो? आदर्श। सेल के अंदर जो अभिकारक भरे गए हैं, जो सॉल्यूशन है सेल पे, उसकी कंसंट्रेशन 1 मोल पर लीटर हो या एक्यूटी 1 हो और टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस हो और प्रेशर 1 वायुमंडल हो, तो यही E जो है E0 हो जाता है और ये डेल्टा G0 मानक परिस्थिति में। तो अगला पॉइंट मिटा दें। देखिए मानक परिस्थिति में, मानक दशा में, मानक दशा क्या होता है? सांद्रता, सेल के अंदर जो अभिकारक है उसकी सांद्रता 1 मोल पर लीटर हो, ताप ये 298 केल्विन हो और दाब 1 वायुमंडल, ठीक है ना। मानक दशा में डेल्टा G0 ये हो जाएगा माइनस NF E0 के। जब आप सेल स्टैंडर्ड स्टेट में रखेंगे तो ये स्टैंडर्ड सेल का पोटेंशियल हो जाएगा और ये स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर ये ताप दाब सांद्रता बदलेंगे तो ये फिर बदल के फार्मूला ऐसा हो जाएगा। इस विशेष परिस्थिति में ही हम इस फार्मूले को यूज करते हैं, इस नोटेशन को यूज करते हैं। और ये PCS 2005 में सवाल पूछा गया है, यूपी PCS 2005, ठीक है।
चले, कोई दिक्कत यहां तक? अब देखिए हम लोगों ने गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन एक इसके पहले लिखा था, वहां से गिब्स हेल्महोल्ट्ज समीकरण के अनुसार, गिब्स हेल्महोल्ट्ज समीकरण के अनुसार हम लोगों ने देखा था अभी डेल्टा जी इक्वल टू था डेल्टा एक्स प्लस टी डेल डेल्टा जी ओवर डेल टी एट कांस्टेंट टी के, यही था डेल्टा जी ओवर डेल टी एट कांस्टेंट टी। ये समीकरण हम लोग अभी इसके ऊपर पढ़े ना, कल की क्लास में पढ़े हैं, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एक्स प्लस टी डेल डेल्टा जी ओवर डेल टी एट कांस्टेंट टी, ठीक है ना। इस समीकरण इस समीकरण में डेल्टा जी की वैल्यू रखते हैं, डेल्टा जी माइनस एन एफ की, ठीक है ना। उपरोक्त समीकरण में डेल्टा जी का मान रखने पर, क्लियर है ना। देख लीजिए, इसको मिटाएंगे, डेल्टा जी माइनस एन एफ ई है, यही वैल्यू यहां रखना है, ठीक, हटा दे इसको। उपरोक्त समीकरण में डेल्टा जी का मान रखने पर, उपरोक्त समीकरण में डेल्टा जी का मान रखने पर हमारे पास क्या मिलेगा, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एस प्लस टी और डेल्टा जी की जगह माइनस एन एफ ई डिवाइडेड बाई डेल टी एट कांस्टेंट। कोई दिक्कत है यहां तक? माइनस को बाहर कर सकते हैं, मल्टीप्लाई है, माइनस एन एफ टी बाहर, एन एफ को बाहर कर लें, तो डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एस माइनस एन एफ टी और डेल ई ओवर डेल टी एट कांस्टेंट टी। ठीक है, यदि पूरे समीकरण को माइनस से मल्टीप्लाई कर दे ना, अच्छा, अगर यहां पे भी वैल्यू रख दे आगे, जैसे यहां हमने वैल्यू नहीं रखा है ना, इसकी वैल्यू केवल यहां रखा था, यहां भी रख दे आगे, तब देखिए माइनस एन एफ ई, इस डेल्टा जी की वैल्यू अभी नहीं रखी, केवल इसी की रखी ना, यहां पे रखा था। अभी हो जाएगा डेल्टा एच माइनस एन एफ टी डेल ई ओवर डेल, यही होगा। पूरे को माइनस से मल्टीप्लाई कर दे तो एन एफ ई इक्वल टू माइनस डेल्टा एस और प्लस एन एफ टी डेल ई ओवर डेल। अगला रूप इसका, यहां पर देखिए जो ये वैल्यू है, इस पे एक न्यूमेरिकल हम लोग अभी कर रहे थे। अच्छा, इसका एक और रूप देखिए, पूरे इक्वेशन को एन एफ से डिवाइड कर दे ना, एन एफ से इसको तीनों को डिवाइड कर दे, तो देखिए आगे क्या हो जाएगा। तो हमारे पास E इक्वल टू माइनस डेल्टा एच अपान एन है, यही हो जाएगा, और प्लस T डेल ई
ओवर डेल टी एट कांस्टेंट, प्रेशर की कांस्टेंसी यहां लगा लीजिएगा, ठीक है। अभी हमने टेस्ट लिया था, पीजीटी का टेस्ट पेपर जो आपको मिला था, उसमें एक मैंने न्यूमेरिकल दिया था, किसी सेल का ताप गुणांक दिया गया था, तापमान दिया गया था, ठीक है, और ई निकालना था, ये दिया गया था, ये दिया गया था टेम्परेचर, और ये निकालना था। तो देखिए बेटा दे यहां पर डी ओवर डी टी ये ताप गुणांक कहलाता है, डेल ई ओवर डेल टी एट कांस्टेंट टी सेल का ताप गुणांक होता है। उस न्यूमेरिकल में सेल का ताप गुणांक दिया था, ठीक है, ताप दिया था, एंथैल्पी दिया था, और ये पूछा गया था, बस वैल्यू रखनी थी। ये कांस्टेंट होता है, ये तो सेल कौन सा उसके आधार पर इसकी वैल्यू मिल जाती है। ये सेल का ताप गुणांक, ताप गुणांक, सेल का टेम्परेचर कोफिशिएंट। यदि यह शून्य हो, मिटा दे नीचे, यदि ताप गुणांक का मान शून्य हो, यदि ताप गुणांक डेल ई ओवर डेल टी एट कांस्टेंट ये 0, तब क्या हो जाएगा, E इक्वल टू माइनस डेल्टा एच अपान एन एफ, ठीक है, या डेल्टा एच इक्वल टू माइनस एन एफ। उस विशेष परिस्थिति में यदि टेम्परेचर के साथ इंटरनल एनर्जी में उसके पोटेंशियल में कोई चेंज ना हो, ये सेल का पोटेंशियल ध्यान देंगे, इंटरनल एनर्जी में ये टेम्परेचर बढ़ने पर, परिवर्तित होने पर सेल के पोटेंशियल में कोई चेंज ना हो, तब उसका एंथैल्पी चेंज ही उसका इलेक्ट्रिकल वर्क हो जाएगा। अदरवाइज एंथैल्पी चेंज इलेक्ट्रिकल वर्क फ्री एनर्जी चेंज के बराबर होता है, ठीक है ना। आगे एक गिब्स ड्यूबेम इक्वेशन जिसमें हम केमिकल पोटेंशियल का वेरिएशन देखते हैं, और दूसरा जो है केमिकल पोटेंशियल का टेम्परेचर के साथ वेरिएशन। ये पीजीटी में पूछे गए हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है, लेकिन एलटी में इसका जिक्र नहीं है, ठीक है ना। तो ध्यान देंगे, इसको हम पढ़ा दे रहे हैं, आप लोग पीजीटी अगर एग्जाम देते हैं तो ठीक है, एलटी में इसका जिक्र नहीं है सिलेबस में, लेकिन पढ़ लीजिए, मिटा दे। सारे टॉपिक इंटर रिलेटेड है, कहीं इधर उधर पूछ भी देते हैं यदि, तो आप ये नहीं कह सकते कि ये हमको क्यों पूछ दिया गया। इसलिए गिब्स ड्यूबेम इक्वेशन, गिब्स ड्यूबेम इक्वेशन। देखिए, अगर किसी सिस्टम में कई कंपोनेंट, ठीक है ना, जैसे आपने कोई सिस्टम लिया है, इसमें 1 2 3 इस तरह से n कंपोनेंट, कुल कितने घटक हैं, n घटक। इसका नंबर ऑफ मोल्स n1 है, इसके नंबर ऑफ मोल्स n2 है, इसके मोलों की संख्या n3 है, इसके मोल n है, n है,
ठीक है ना। और इसका केमिकल पोटेंशियल μ1 है, इसका केमिकल पोटेंशियल μ2 है, इसका μ3 है, इसका केमिकल पोटेंशियल μn। ठीक है, तो पूरे सिस्टम का जो केमिकल पोटेंशियल होगा सभी घटकों को मिला करके सभी के केमिकल पोटेंशियल के योग के बराबर। फ्री एनर्जी चेंज, फ्री एनर्जी चेंज जैसे इस कंपोनेंट का फ्री एनर्जी चेंज हम कैसे निकालते हैं, इसके केमिकल पोटेंशियल को मोलों की संख्या से मल्टीप्लाई करके, दूसरे कंपोनेंट का फ्री एनर्जी चेंज इन दोनों को मल्टीप्लाई करके, तीसरे का फ्री एनर्जी चेंज इनको मल्टीप्लाई करके, टोटल फ्री एनर्जी चेंज कैसे, फ्री एनर्जी कैसे निकालते हैं, सबको जोड़ ले। ठीक है ना। तो इस कंपोनेंट की फ्री एनर्जी मान ले कि G1 है, इसकी कितनी है G2 है, इसकी G3 है, इसकी Gn है, तो टोटल निकालना होगा तो इन सबको हम जोड़ लेते हैं। ठीक है ना। फिर से ध्यान दीजिए, अगर किसी निकाय में कई घटक है, ठीक, उनके मोलों की संख्या और उनका केमिकल पोटेंशियल दिया हुआ है, मोलों की संख्या केमिकल पोटेंशियल को मल्टीप्लाई करेंगे तो उस घटक की फ्री एनर्जी मिल जाती है। टोटल सिस्टम के चाहिए तो सारे घटकों की फ्री एनर्जी का योग हम करके निकालते हैं। ठीक है ना। तो G इक्वल टू होता है किसी सिस्टम की फ्री एनर्जी G बराबर N1 μ1 प्लस N2 μ2 प्लस N3 μ3 प्लस इस तरह से Nn μ। ठीक है। nवें कंपोनेंट तक आप इस तरह से इनके मोलों की संख्या केमिकल पोटेंशियल गुणा करके जोड़ते जाएंगे तो टोटल सिस्टम की फ्री एनर्जी हमें मिल जाएगी। अब अगर हमें फ्री एनर्जी चेंज प्राप्त करना है डेल्टा जी, तो हम इसको डिफरेंशिएट कर लेंगे। ठीक है ना, नोट करिए यहां तक। अब इसका अवकलन किया जाए, डिफरेंशिएट किया जाए। उपरोक्त समीकरण का अवकलन करने पर डिफरेंशिएट करने पर हमारे पास क्या हो जाएगा, चेंज इन फ्री एनर्जी। देखिए इसमें दो फलन है, तो पहले इसको कांस्टेंट रखेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, फिर इसको कांस्टेंट रखेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो हम N1 d μ1 प्लस μ1 d N1 फिर प्लस, समझ रहे ना। पहले एक बार हमने इसको कांस्टेंट रखा, इसको डिफरेंशिएट किया, फिर इसको कांस्टेंट रखा, इसको डिफरेंशिएट किया। ठीक है ना। इधर मिटा दें इस तरह से। N2 d μ2 प्लस μ2 d N2 प्लस इस तरह से करते जाएंगे और लास्ट में यह है Nn d μn प्लस μn d n। लास्ट तक जितने घटक हैं सबके लिए हम इस तरह से कहां पर, अच्छा μn होगा, अच्छा ठीक है बात है। अब देखिए dg इक्वल टू, जिसमें n को कांस्टेंट रखा गया उसको एक साथ कर ले, जिसमें म्यू को कांस्टेंट रखा गया उसको एक साथ कर ले। ठीक है ना। तो हम पहले μ1 dn1 प्लस μ2 dn2 इस तरह से, μn dnn एक साथ कर ले, प्लस जिसमें n1 को कांस्टेंट रखा n1 d μ1 प्लस n2 d μ2 प्लस इस तरह से nn। ठीक है। अगर मोलों की संख्या समान है
तो केमिकल पोटेंशियल में कोई चेंज नहीं होता जब तक आप कई घटक हैं उनके मोलों की संख्या नहीं बदलेंगे तब तक केमिकल पोटेंशियल उनका बदलता नहीं है। अगर आप इसको कांस्टेंट रखते हुए इसको बदलेंगे तो नहीं बदलेगा, इसको कांस्टेंट रखते हुए इसको बदलेंगे तो इनका परिवर्तन शून्य होता है। तो ये टर्म पूरा क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। ठीक है, अब हमारे पास ये बचा है और ये जो है यही डेल्टा जी है कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर पर। ये फ्री एनर्जी चेंज है डी जी कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पर। ठीक है ना, ये अगर टेम्परेचर प्रेशर कांस्टेंट रखे हैं तो नंबर का ऑफ मोल कांस्टेंट होने पर ये सारा टर्म क्या हो जाता है, जीरो, क्योंकि केमिकल पोटेंशियल में कोई चेंज नहीं होता। देखिए केमिकल पोटेंशियल टेम्परेचर प्रेशर और मोलों की संख्या पर निर्भर करता है। आप यदि टेम्परेचर प्रेशर कांस्टेंट रखते हैं तो नंबर ऑफ मोल्स अगर फिक्स है कांस्टेंट है तो ये इसका परिवर्तन जीरो होगा। इस घटक के मोलों की संख्या कांस्टेंट है तो इसका परिवर्तन जीरो होगा, यानी ये सब क्या होगा, शून्य होगा। और ये जो है यहाँ पर मोलों की संख्या बदल देंगे तो केमिकल पोटेंशियल बदल जाएगा, क्योंकि कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर पर जो है मोलों की संख्या बदलने पर केमिकल पोटेंशियल बदलता है और सबका जोड़ लेंगे तो फ्री एनर्जी चेंज के बराबर होगा। तो अब हम लिख सकते हैं डेल्टा जी कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पर, अतः नियत ताप तथा दाब पर अतः नियत ताप तथा दाब पर ये वैल्यू डी जी एट कांस्टेंट पी और पी ये तो बराबर होगा इनको, इस तरह से करते जाइए। ठीक है, लेकिन ये किसके बराबर होगा, जीरो के। दूसरा हमारे पास क्या है, N1 म्यू D1 तथा N1 म्यू D म्यू1 प्लस N2 D म्यू2 प्लस ये किसके बराबर है, जीरो के। क्लियर है ना, ये वैल्यू किसके बराबर है, जीरो के बराबर है। ये अलग हो गया, ये अलग, ये हिस्सा हमने अलग कर दिया और इसको अलग कर दिया, नीचे मिटा दे। समेशन देखा जाए, इसका समेशन ले लें, n इक्वल टू 1 से n इक्वल टू n तक, किसका, n d न्यू का। ठीक है ना, समेशन ले लें n इक्वल टू 1 से n इक्वल टू n तक, किसका, n n d न्यू n, n से n तक ये और n तक ये, तो ये कितना हो जाएगा, जीरो के। यही गिब्स ड्यूएम इक्वेशन होता है, गिब्स ड्यूएम इक्वेशन। नोट कर लीजिए, गिब्स ड्यूएम इक्वेशन।
चले बेटा दे। अगर दो कंपोनेंट का सिस्टम, केवल जैसे हमने n1 से लेके n तक अनेक कंपोनेंट लिया था, लेकिन यदि टू कंपोनेंट सिस्टम हो तब, यदि किसी निकाय में केवल दो घटक हो, यदि किसी निकाय में केवल घटक हो तब हमारे पास क्या होगा, n1 d μ1 प्लस n2 d μ2 इक्वल टू 0। यही होगा ना, दो ही घटक है और दोनों का ये वैल्यू का योग क्या हो जाएगा, 0। बेटा नीचे अगला, या हम कह सकते हैं n1 d μ1 इक्वल टू माइनस n2 d μ2, या d μ1 इक्वल टू माइनस n2 अपान n1 d μ2। अब देखिए, इस समीकरण से बड़े इंपॉर्टेंट निष्कर्ष निकलते हैं और इसको ध्यान रखना, ये निष्कर्ष फाइनल वाले पूछते हैं। यदि किसी सॉल्यूशन में दो घटक हैं, जैसे हम कहते हैं यदि किसी घर में दो लोग रह रहे हैं तो एक के व्यवहार दूसरे के व्यवहार को प्रभावित करता है ना। अगर एक निकम्मा निठल्ला है, कामचोर है, तो दूसरे के ऊपर जिम्मेदारी काम की बढ़ जाती है कि नहीं। एक लड़ाई झगड़ा मारपीट करने वाला है तो दूसरों को शांत रहना पड़ता है, दूसरे को समझौता करना पड़ता है, जाके अगले से जिससे लड़ाई झगड़ा किया उसके साथ मान मनोबल करना पड़ता है ना। तो एक का व्यवहार दूसरे को प्रभावित करता है। ठीक उसी प्रकार से अगर किसी निकाय में दो घटक हैं या किसी विलयन में दो घटक हैं तो एक का केमिकल पोटेंशियल दूसरे को प्रभावित करता है। एक का केमिकल पोटेंशियल बदलेगा तो दूसरे का भी बदल जाता है। अब देखिए यहाँ नेगेटिव साइन है ना, अर्थात ये बढ़ेगा तो ये घटेगा। ठीक है, एक का केमिकल पोटेंशियल अगर बढ़ता है तो दूसरे का क्या होगा, घटेगा। ठीक है, तो चलिए एक लाइन लिख लीजिए। उपरोक्त समीकरण से यह प्रदर्शित होता है कि, उपरोक्त समीकरण से यह प्रदर्शित होता है कि यह प्रदर्शित होता है एक घटक का रासायनिक विभव केमिकल पोटेंशियल दूसरे घटक के केमिकल पोटेंशियल को प्रभावित करता है। एक घटक का केमिकल पोटेंशियल दूसरे घटक के केमिकल पोटेंशियल को प्रभावित करता है। ठीक है ना।
चले दूसरा देखिए, यदि एक का केमिकल पोटेंशियल बढ़ेगा तो दूसरे का घटेगा, माइनस साइन है ना। यदि एक घटक, ऊपर लिख देते हैं, यदि एक घटक का केमिकल पोटेंशियल, क्योंकि दोनों का योग शून्य होना है, एक का बढ़ेगा तो एक घटेगा। यदि एक घटक का केमिकल पोटेंशियल बढ़ता है तब दूसरे का घटता। ठीक है, नोट कर लीजिए। यदि कोई बंद निकाय है तब, बंद निकाय में अगर कोई क्लोज सिस्टम है, यानी कि हम कहें सिस्टम ऐसा है जिसमें बाहर से कोई अभिकारक आ जा नहीं रहे हैं, तो सभी अभिकारकों की मोलों की संख्या में परिवर्तन का योग शून्य होगा। जैसे आपकी जेब में बाहर से पैसा नहीं आ रहा, इस जेब से निकाल के इसमें रखे, इसमें से इसमें रखे, यहां से पर्स में रखे, तो यहाँ घटा यहाँ बढ़ा, यहाँ घटा यहाँ बढ़ा, लेकिन कुल परिवर्तन मिला जुला के शून्य है, क्योंकि आप बाहर से पैसा आ रहा हो तब तो ठीक है, ठीक है ना। यदि बाहर से कोई घटक प्रवेश न कर रहा हो, एन यदि कांस्टेंट है, तब फ्री एनर्जी में जो चेंज होगा वह केवल टेम्परेचर के साथ परिवर्तित होगा। अगर टेम्परेचर आप बदलेंगे तभी उसका फ्री एनर्जी चेंज होगा, अदरवाइज मैटर तो उतना ही है, मैटर में कोई परिवर्तन नहीं है। तो अगला बहरहाल आगे इसको हम लोग छोड़ते हैं, इसको हम लोग ये शुरुआत में देख भी चुके हैं। अब आते हैं, इस फॉर्मूले को हम ड्राइव कर चुके हैं, डेल जी डेल टी कांस्टेंट पी माइनस एस के बराबर होता है और ये वी के बराबर होता है, छोड़ते हैं। अब आते हैं वेरिएशन ऑफ केमिकल पोटेंशियल विद टेम्परेचर, टेम्परेचर के साथ केमिकल पोटेंशियल का वेरिएशन, ठीक है ना। वेरिएशन ऑफ केमिकल पोटेंशियल विद टेम्परेचर, और उसके इस पे एक प्रवक्ता में सवाल एक साल पूछा है। उसके बाद प्रेशर के साथ वेरिएशन, फिर अगले जो टॉपिक आ रहे हैं वो टीजीटी पीजीटी एलटी सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो। तो अगला देखते हैं, एक ये खत्म हुआ, ये केवल पीजीटी में, अगला जो देखने चल रहे वो भी पीजीटी में, उसके बाद जो टॉपिक आएगा वो सब में है। वेरिएशन ऑफ केमिकल पोटेंशियल विद टेम्परेचर पूछा गया है पीजीटी में सवाल, ये वेरिएशन ऑफ केमिकल पोटेंशियल विद टेम्परेचर। Variation of chemical potential with temperature, chemical potential with temperature।
चलिए देखते हैं फ्री एनर्जी चेंज। किसी भी निकाय का फ्री एनर्जी में चेंज किसके सापेक्ष? उसके कणों के मोलों की संख्या के सापेक्ष फ्री एनर्जी में जो चेंज होता है वही केमिकल पोटेंशियल होता है। फिर से ध्यान दीजिए, जैसे आपने कोई निकाय है, उसकी फ्री एनर्जी, उसमें यदि आप कोई पदार्थ डाल रहे हैं या निकाल रहे हैं, पदार्थ के मोलों की संख्या परिवर्तित हो रही है, टेम्परेचर प्रेशर कांस्टेंट रखें, यदि पदार्थ के मोलों की संख्या को परिवर्तित करेंगे तो उसकी फ्री एनर्जी भी परिवर्तित हो जाती है। क्योंकि फ्री एनर्जी कैसी है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। फ्री एनर्जी मात्रा आश्रित गुण है ना। अगर पदार्थ की मात्रा ज्यादा होगा तो पदार्थ द्वारा यूजफुल वर्क भी ज्यादा किया जाएगा। क्लियर है ना? यूजफुल वर्क भी ज्यादा किया जाएगा। तो यदि किसी पदार्थ की मात्रा को हम परिवर्तित करते हैं तो उसकी फ्री एनर्जी भी परिवर्तित होती है। फ्री एनर्जी मात्रा आश्रित गुण है। निकाय की साइज बढ़ेगी तो उसकी फ्री एनर्जी भी बढ़ेगी। 1 लीटर पेट्रोल लिया तो उसमें जो एनर्जी है उससे 1 किलोमीटर बाइक चली या 50 किलोमीटर चली, पेट्रोल 2 लीटर करेंगे तो आपकी मोटरसाइकिल 100 किलोमीटर चलेगी। मात्रा बढ़ाएंगे तो उसमें जो फ्री एनर्जी है जिससे हम यूजफुल वर्क प्राप्त करेंगे वो भी क्या होता है? बढ़ता जाता है। तो पदार्थ की मात्रा के साथ, मात्रा हम मोलों की संख्या में व्यक्त करते हैं ना। केमिस्ट्री में हम पदार्थ की मात्रा मोल में, किलोग्राम, ग्राम में नहीं बल्कि मोल में व्यक्त करते हैं। तो किसी भी निकाय में पदार्थ के मोलों की को परिवर्तित करने पर, उनकी संख्या को परिवर्तित करने पर फ्री एनर्जी में परिवर्तन का जो दर है, फ्री एनर्जी में चेंज का जो रेट है, वही उसका केमिकल पोटेंशियल कहलाता है। तो केमिकल पोटेंशियल, किसी भी निकाय का केमिकल पोटेंशियल क्या होता है? निकाय के उस घटक के मोलों की संख्या के परिवर्तन के साथ उसकी फ्री एनर्जी में जो परिवर्तन की दर है वही क्या कहलाता है? उसका केमिकल पोटेंशियल। तो एक लाइन देखते हैं केमिकल पोटेंशियल की डेफिनेशन, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। नियत ताप तथा दाब पर, नियत ताप तथा नियत दाब पर पदार्थ के मोलों की संख्या के साथ, पदार्थ के मोलों की संख्या के साथ उसकी फ्री एनर्जी में परिवर्तन की दर, उसकी फ्री एनर्जी यानी कि गिफ्ट एनर्जी जी में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? उसका केमिकल पोटेंशियल कहते हैं। उस घटक का या निकाय, उस घटक का, घटक या निकाय जो भी कहें, का केमिकल पोटेंशियल, पोटेंशियल कहते हैं। ठीक है, अर्थात चेंज इन फ्री एनर्जी विद नंबर ऑफ मोल्स। अगर कई घटक हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, आईवे घटक की बात कर लें, आईवे घटक किसके साथ? कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर, ये क्या कहलाता है? आईवे घटक का केमिकल पोटेंशियल। ठीक है ना। किसी घटक, यानी पहला दूसरा आईवा घटक है, किसी घटक के मोलों की संख्या के साथ फ्री एनर्जी में परिवर्तन की जो दर है, ये फ्री एनर्जी का परिवर्तन है, मोलों की संख्या का परिवर्तन। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्री एनर्जी कांस्टेंट टेम्परेचर और कांस्टेंट प्रेशर पर, ये किसके बराबर? उसका केमिकल पोटेंशियल उस घटक के केमिकल पोटेंशियल के बराबर होता है। ठीक है ना। इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करना, चूंकि हमें टेम्परेचर के साथ इसका वेरिएशन देखना है ना, तो हम इस इक्वेशन को टेम्परेचर के सापेक्ष डिफरेंशिएट करेंगे। हमें इसका वेरिएशन टेम्परेचर के सापेक्ष चाहिए, तो टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में हम इसको क्या करेंगे? डिफरेंशिएट करेंगे, अवकलित करेंगे, ऊपर मिटा दें। उपरोक्त समीकरण का ताप के सापेक्ष अवकलन यानी डिफरेंशिएशन करने पर, उपरोक्त
समीकरण का ताप के सापेक्ष अवकलन डिफरेंशिएशन करने पर क्या हो जाएगा? टेम्परेचर के सापेक्ष डेल ओवर डेल टी, ताप के सापेक्ष किसका? डेल जी ओवर डेल एन आई का। ठीक है, हमने इसका टेम्परेचर के सापेक्ष इसको डिफरेंशिएट किया है। अब चूंकि टेम्परेचर के सापेक्ष डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो यहाँ टेम्परेचर की कांस्टेंसी नहीं लगेगी, ठीक है ना। और ये इक्वल टू हो जाएगा डेल ओवर डेल टी और न्यू आई, दोनों पक्षों को डिफरेंशिएट कर दिया। यहां पर आप टेम्परेचर और प्रेशर का कांस्टेंसी लगा सकते हैं, यहां नहीं लगाएं क्योंकि टेम्परेचर के ही सापेक्ष हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो जब उसी के सापेक्ष डिफरेंशिएट करेंगे, उसी को कांस्टेंट कर देंगे तो वैल्यू 0 हो जाती है। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो डेल स्क्वायर जी ओवर डेल टी डेल एन आई किसके बराबर हो जाएगा? डेल न्यू आई ओवर डेल टी आई कांस्टेंट टी और टी। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, डेल और एन आई को बाहर कर ले, डेल और एन आई को बाहर कर ले, ठीक है। इसको अपन डेल एन आई को बाहर कर ले, डेल जी ओवर डेल टी, ये इक्वल टू हो जाएगा डेल न्यू आई ओवर डेल टी एट कांस्टेंट जी और, ठीक है ना। इतने को हम एंट्रोपी कहते हैं। एंट्रोपी चेंज ये होता है एस माइनस एस के बराबर होता है, ये माइनस एस के बराबर, ठीक है ना। डेल जी ओवर डेल टी ये माइनस एस के बराबर होता है। इसके पहले ये रिलेशन हम लोग प्राप्त कर चुके हैं ना। तो ऊपर अगर हम इसको रख दें तो माइनस साइन अपनी जगह रहेगा, डेल एस आयुए घटक का ओवर डेल एन आई इक्वल टू हो जाएगा डेल न्यू आई ओवर डेल टी आई कांस्टेंट टी और टी, ठीक है ना। माइनस साइन यहीं लगा दीजिए, माइनस साइन ये है ना, यहां बचा रहेगा। मिटा दें। देखिए किसी भी थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी का अभी आगे पढ़ेंगे, ये आपको पढ़ना है। जैसे किसी भी थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी का मोलों की संख्या के साथ अगर परिवर्तन देखेंगे, मोलों की संख्या से डिवाइड कर देंगे। जैसे अगर हम कहें फ्री एनर्जी है, किसी निकाय की फ्री एनर्जी को उसके मोलों की, निकाय में जितने मोल उपस्थित है उनकी संख्या से डिवाइड कर देंगे तो पार्शियल फ्री एनर्जी मिल जाता है। निकाय की एंट्रोपी को उसके मोलों की संख्या से भाग करेंगे तो पार्शियल मोलर एंट्रोपी मिल जाता है, ठीक है ना। निकाय की एंथैल्पी को या प्रेशर को, वॉल्यूम को, किसी भी थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी को निकाय के मोलों की संख्या से आप डिवाइड कर देते हैं तो पार्शियल मोलर प्रॉपर्टी वो मिलती है। पार्शियल मोलर प्रॉपर्टी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, मात्रा आश्रित गुण नहीं है। पूछा गया है, ये पीजीटी का सवाल है, पीसीएस में पूछा गया है। ये पदार्थ की मात्रा पर निर्भर नहीं करता है। तो यदि आप एंट्रोपी आई का मतलब आयुए घटक, ये एंट्रोपी का परिवर्तन है आयुए घटक की डेल्टा एस किसके साथ? आयुए घटक के मोलों की संख्या के साथ। इसको हम पार्शियल मोलर एंट्रोपी कहते हैं। एस के ऊपर एक बार लगा देते हैं, एक बड़ी लाइन खींच देते हैं, ठीक है ना। तो ये वैल्यू पार्शियल मोलर एंट्रोपी है, आगे आपको पढ़ने को मिलेगा ये भी।
इसको हम पार्शियल मोलर एंट्रोपी कहते हैं। और इतनी वैल्यू क्या हो जाती है, पार्शियल मोलर एंट्रोपी। किससे डिनोट करते हैं, एस आई बार, आईवें घटक की पार्शियल मोलर एंट्रोपी। ठीक है ना, मिटा दें। तो अब देखिए केमिकल पोटेंशियल का वेरिएशन किसके साथ आता है, केमिकल पोटेंशियल का वेरिएशन किसी निकाय के आयुवे घटक की का के केमिकल पोटेंशियल का वेरिएशन, आयुवे घटक के केमिकल पोटेंशियल का वेरिएशन टेम्परेचर के साथ। ठीक है ना। अब यहां पे भी अब टेम्परेचर की कॉन्स्टेंसी हम नहीं लगाएंगे, क्योंकि जब टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिए तो टेम्परेचर का कॉन्स्टेंसी फिर लगाना उचित नहीं होगा। ये किसके साथ, हम प्रेशर और नंबर ऑफ मोल्स की कॉन्स्टेंसी ले सकते हैं। ये किसके बराबर होता है, माइनस एस आई की पार्शियल मोलर। यहाँ पे आप नंबर ऑफ मोल्स लिख सकते हैं और प्रेशर, टेम्परेचर का कॉन्स्टेंसी। तो केमिकल पोटेंशियल और केमिकल पोटेंशियल का वेरिएशन टेम्परेचर के साथ माइनस पार्शियल ये जो है पार्शियल मोलर एंट्रोपी के बराबर होता है, एस आई बार। ठीक है, ये रिलेशन आपके पास। अब देखिए यहां किसी निकाय के का टेम्परेचर अगर बढ़ाते हैं, अगर ये यहां नेगेटिव साइन है ना, इसका मतलब इसको बढ़ाएंगे तो ये घटाएगा, इसको घटाएंगे तो ये बढ़ेगा। क्योंकि एंट्रोपी हमेशा पॉजिटिव हम लेते हैं, एंट्रोपी हमेशा नेचुरली बढ़ती है। तो अगर हम इसको पॉजिटिव ले तो ये साइन इधर आ जाएगा, इसको बढ़ाएंगे तो ये घटेगा, इसको घटाएंगे तो ये बढ़ेगा। अर्थात टेम्परेचर बढ़ाने पर केमिकल पोटेंशियल घटता है, टेम्परेचर घटाने पर केमिकल पोटेंशियल बढ़ता है। तो एंट्रोपी सदैव धनात्मक होती है, पॉजिटिव होती है। अतः ये माइनस साइन यहां लगने का मतलब इसको बढ़ाएंगे तो ये घटेगा। अगर यहाँ प्लस साइन होता, ठीक है ना, माइनस साइन का मतलब एक को बढ़ाएंगे तो अगला क्या होगा, घटेगा, इसको घटाएंगे तो अगला बढ़ेगा। तो एक लाइन लिख लेते हैं, उपरोक्त समीकरण से केमिकल पोटेंशियल का ताप के साथ परिवर्तन, केमिकल पोटेंशियल का तापमान के साथ परिवर्तन प्राप्त होता है। उपरोक्त समीकरण से ताप के साथ, ताप परिवर्तन के साथ एंट्रोपी का परिवर्तन, केमिकल पोटेंशियल, केमिकल पोटेंशियल का परिवर्तन प्राप्त होता है। ठीक है, एंट्रोपी सदैव पॉजिटिव होती है, अतः ताप बढ़ाने पर केमिकल पोटेंशियल घटेगा। क्योंकि एंट्रोपी, क्योंकि किसी पदार्थ की एंट्रोपी, एंट्रोपी सदैव पॉजिटिव होती है, अतः ताप बढ़ाने पर केमिकल पोटेंशियल घटेगा। केमिकल पोटेंशियल सदैव घटता है।
ठीक। अगर केमिकल पोटेंशियल टेम्परेचर के बीच ग्राफ खींचे, बेटा दे एक ग्राफ देखें, फिर उससे एक निष्कर्ष निकालते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर हम केमिकल पोटेंशियल और टेम्परेचर के बीच ग्राफ खींचें तो ग्राफ इस प्रकार से होता है। केमिकल पोटेंशियल और टेम्परेचर, केमिकल पोटेंशियल, ठीक है, केमिकल पोटेंशियल और टेम्परेचर। तो इस तरह से ग्राफ हमें मिलता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। थोड़ा सा कम बढ़िया बना, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ये सॉलिड होता है और ये लिक्विड होता है और ये जो है गैस, ठीक है। और ये टेम्परेचर जो है मेल्टिंग पॉइंट होता है, मेल्टिंग पॉइंट। और ये टेम्परेचर क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट लिख लीजिएगा। ये TM मेल्टिंग पॉइंट, TB बॉइलिंग पॉइंट। देखिए ये क्या है? सॉलिड है और ये क्या? लिक्विड है और ये गैस। तो सॉलिड और लिक्विड का केमिकल